जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुरुचि स्टडी पॉइंट में। आज हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जानेंगे। इससे पहले अलाउद्दीन खिलजी पे हमने 2 वीडियो बनाया है। अगर आप अलाउद्दीन खिलजी का पार्ट 1 और पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल सुरुचि स्टडी पॉइंट पे जाकर देख सकते हैं। आज हम अलाउद्दीन के बारे में जानेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी और उनके जो सैनिक थे वो कौन कौन से अभियान करते हैं, और अलाउद्दीन जो खिलजी जो था भू राजस्व विभाग को कैसे बनाया और भू राजस्व विभाग का क्या नाम रखा। तो जानिए, हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जानने वाले बताने वाले हैं। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए। दीवाने ए मुस्तखराज भू राजस्व विभाग को कहा जाता था। अलाउद्दीन के शासन काल में अलाउद्दीन जब शासन कर रहा था तो उस समय जो भू राजस्व विभाग जो था उसको दीवाने ए क्या कहा जाता था? मुस्तखराज। मुस्तखराज, या मुस्तफा नहीं समझिएगा, दीवाने ए मुस्तखराज क्या कहा जाता था? भू राजस्व विभाग को। भू राजस्व विभाग मतलब क्या होगा? भूमि पे वो बहुत सारा क्या लगाता था? टैक्स लगाता था। भूमि पे क्या लगाता था? टैक्स लगाता था। ये पहला शासक था अलाउद्दीन खिलजी जो क्या लोगों पे वास्तविक कर लगाया। क्या किया? लोगों पे वास्तविक कर लगाया भूमि पर, कि आपके पास जितना उत्पादन होता है, अगर आप गेहूं बो रहे हैं, अगर आप 1 कट्ठा में गेहूं बोए हैं तो आपको 2 बोरा गेहूं उपजा, 4 बोरा नहीं उपजा तो आप 2 बोरा हमको टैक्स दीजिए। आप हमको 10 बोरा टैक्स नहीं दीजिए। मतलब वास्तविक उत्पादन पे अगर जितना भी किसान होता था, अगर वो 100% उपजा रहा है तो 50% किसको देगा? राजा को देगा। अगर आपकी फसल अच्छी हुई तब आप 50% राजा को दीजिएगा और 50% आप रखिएगा टैक्स के रूप में। अब देखिए, और उत्पादन जिसके पास कम होता था, मतलब किसी कारणवश बंजर भूमि रह गई सिंचाई के नहीं के कारण, या और भी बहुत सारे प्रॉब्लम होता है खेती करने में, किसी का खेती में आग लग जाता है, बहुत सारा जो किसान होते उन्हीं को पता होता है कि जो अनाज का कीमत क्या होता है। शहर में जो रहते हैं उनको क्या पता, जाकर किसान से पूछिए, वो जो अनाज है उनको लक्ष्मी मानते हैं। तो अनाज का कीमत उन्हीं से पता होता है जो बोता, उपजाता और काटता है। समझे बाबू? तो यही बात को अलाउद्दीन खिलजी समझ रहा था कि अगर हमारे जो जितने भी नागरिक हैं, हमारे राज्य के जितने भी निवासी हैं, अगर हम उन लोगों पे अत्यधिक टैक्स लगा देंगे तो वो कहाँ से देंगे? इसीलिए उन्होंने वास्तविक उत्पादन पे कर लगाया। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। कौन लगाया बाबू? अलाउद्दीन खिलजी। इसके समय में रासायनिक प्रणाली लागू किए गए। ये क्या किया? रसायन प्रणाली मतलब खेतों में रसायन की छिड़काव करके क्या किया? थोड़ा सा फसल को अच्छा बनाने का कोशिश किया, जिससे किसानों को भी हेल्प हो। कि बहुत सारा, जैसे देखते हैं बहुत सारा कीड़ा लग जाता है फसल में कीड़ा, तो लोग अथी करता है, छिड़काव करता है, दवाई का छिड़काव करता है, जिससे क्या हो? कीड़ा मरे। तो ये सारा जो बात था उस पर गौर कर रहा था अलाउद्दीन खिलजी और अपना कार्य कर रहा था। तो ये सारे जितने भी भू राजस्व विभाग को देखने का जो जिम्मेवारी था वो किसको था? दीवाने ए मुस्तखराज का था। ये क्या था? एक विभाग था जिसमें भू राजस्व विभाग को दिया गया था, दीवाने ए मुस्तखराज में। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की जानकारी किसमें वर्णित की गई है? किसकी? अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति का जानकारी किसमें मिलती है? तो कृति की जानकारी तारीखे फिरोजशाही में। अगर क्वेश्चन आएगा कि अलाउद्दीन जो भी आर्थिक क्रियाकलाप किया, जो भी उसका आर्थिक नीति था उसका हमको कहाँ से मिलता है, उसकी जानकारी हमको कहाँ से मिलती है? तो उसकी जानकारी हमें किससे मिलती है? कहाँ वर्णित है? तो इसकी कृति तारीखे ए फिरोजशाही में वर्णित है। तारीखे ए फिरोजशाही में अलाउद्दीन खिलजी का आर्थिक नीति की कृति का वर्णित किया गया है, मतलब बताया गया है। अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति का विवरण कहाँ दिया गया है? तो तारीखे फिरोजशाही। कहाँ से दिया गया बाबू? तो तारीखे फिरोजशाही। देखिए, ये अलाउद्दीन खिलजी जो था बहुत सारा क्या करता है? प्रशासनिक कार्य करता है, और ये बहुत अच्छा काम करता है। क्या करता है? बहुत अच्छा काम करता है। किसके लिए? तो वहाँ के जो भी नागरिक हैं उनके लिए। हमने आपको बताया था कि, और आज फिर बताते हैं कि उन्होंने
जो था वो बाजार व्यवस्था लाया जिसमें उन्होंने कठोर नियम कानून लगाए। उन्होंने दाम तय किए कि जितना दाम हम तय करके देंगे वही दाम पे क्या होगा, सामान का क्रय विक्रय होगा। क्या होगा बाबू, सामान का क्रय विक्रय होगा। हमने आपको बताया था कि जो अलाउद्दीन खिलजी जो थे वो क्या करते थे, अगर उनके शासनकाल में कोई भी दुकानदार या व्यापारी अगर किसी भी प्रकार सा धोखाधड़ी करते हुए पकड़ा जाता था या किसी को तौलते समय चीनी हो गया, आलू हो गया, अगर उसको कम दे देता था तो अलाउद्दीन खिलजी जो था उसका उतना पौवा, अगर एक पौवा वो कम किया, एक पौवा वो खा गया, एक पौवा वो चुरा लिया तो एक पौवा उसका मांस नोचवा लेता था। एक पौवा की करता था, उसका मांस नोचवा लेता था उसका शरीर से। तो ये सारी जो नियम कानून था अलाउद्दीन खिलजी ने लगाया था। उसने मंडी का निर्माण करवाया। हमने आपको बताया था वो कर लगाता है, आपको घर पे घरी कर लगाता है और चरगाह पे चरी कर लगाता है। ये सब वो टैक्स लगाता है। अलाउद्दीन खिलजी के समय में जैसे देखिए क्या भेड़ बकरे जितना भी जानवर था और दास को एक साथ क्या किया जाता था, क्रय विक्रय किया जाता था, बेचा जाता था। इन लोग के समय में क्या होता है, आपका दासों को बेचा जाता है। क्या किया जाता था, दासों को बेचा जाता था। जिस तरह भेड़ बकरी को बेचा जाता है उसी तरह दास को भी बेचा जाता था। तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने देखा कि जहाँ पे भेड़ बकरी भी बिक रहा, जानवर भी बिक रहा, वहाँ दास को भी बेचा जा रहा। तो वो क्या किया, दोनों को अलग कर दिया, दोनों का बाजार अलग बनाया। उसने क्या किया, मंडी को भी बांटा। उसने 4 गुप्तचर, उसने 4 आदेश दिए। ये सारे हमने पढ़ा दिया है। अगर आप देखना चाहते तो जाकर हमारा जो इससे पहले वाला वीडियो जाकर देख सकते हैं। हमने थोड़ा सा रिवीजन करा दिया। अगर जो बच्चा वीडियो देख रहा उसको थोड़ा थोड़ा याद आ गया होगा कि अलाउद्दीन खिलजी का क्या क्या कार्य था। इसीलिए थोड़ा सा बोलना जरूरी होता है कि हमने क्या बताया। उसके बाद देखिए अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, सैन्य अभियान करता है। क्या करता है बाबू, सैन्य अभियान करता है। इसके समय जानते हैं आप सर्वाधिक मंगोल का आक्रमण किसके समय हुआ था, तो अलाउद्दीन खिलजी के समय हुआ था। आप क्वेश्चन आएगा कि सबसे ज्यादा मंगोल का आक्रमण किसके समय हुआ था, तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुआ था। देखिए हम जब पढ़ाए थे आपको इल्तुतमिश, तो इल्तुतमिश के शासनकाल में भी जो मांगवर्नी था वो आता था किसके डर से आता है, चंगेज खां, मंगोल का था चंगेज खां, उसके डर से वो शरण मांगने आता लेकिन वो देता नहीं है। तो मंगोलों का आक्रमण सर्वाधिक अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हो रहा था बाबू। इसने बहुत सारा अभियान चलाता है। कौन, आपका अलाउद्दीन खिलजी। इसके प्रमुख 3-4 कौन थे, सेनापति थे। इसके बहुत मतलब कहते हैं ना वो फेवरेट स्टूडेंट होता है, नहीं फेवरेट होता है, हम फेवरेट बोलते हैं। फेवरेट स्टूडेंट होता है, कोई टीचर का बहुत अच्छा फेवरेट स्टूडेंट होता है। वैसे ही जो अलाउद्दीन खिलजी जो था उनके 4 एकदम फेवरेट अच्छा प्रमुख सेनापति था जो उसको बहुत मानता था। किसको, सेनापति को अलाउद्दीन खिलजी उसको बहुत मानते थे। क्योंकि देखिए माना किसको जाता है, जो आपके लिए कुछ कर रहा हो। अलाउद्दीन खिलजी जितना इसको वैल्यू देता था, सम्मान देता था, वो ये चारों पाने का हकदार था उसका। आपको जब वैल्यू और सम्मान मिल रहा तो जरूर आप में कोई क्वालिटी होगा। अगर आपके मम्मी पापा भी आपको थोड़ा वैल्यू दे रहे हैं तो जरूर आप उनके प्रति क्या होंगे, आपके मन में क्या होगा, उनके प्रति इज्जत भावना होगा। अब कोई ऐसा बच्चा होता है जो अपना माँ बाप को वैल्यू नहीं देता, क्या उसके मन में माँ बाप का प्यार उमड़ेगा, नहीं उमड़ेगा। तो वही बात था अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी बहुत सारे उसके सेनापति थे और बहुत सारे उसके सैनिक थे, लेकिन ये 4 सैनिक उनके बहुत प्रिय थे क्योंकि जौन भी अभियान होता था वो ये चारों करते थे और वहाँ का जितना भी धन लूट कर आता था वो अलाउद्दीन खिलजी को देता था। ये नहीं करता था कि इन्हें उन्हें घुसा देता था। जैसे अलाउद्दीन खिलजी किया था ना, अलाउद्दीन खिलजी को भेजा था कि जाओ तुम देवगिरी पे आक्रमण करके लेके आओ धन, और वो वहीं पे इधर उधर कर देता है और अपना फिर मरवा देता है, ससुरों को मरवा देता है, ससुर के मरवा देता है ना भाई। तो यही सब क्वालिटी इसमें नहीं था। ये सब चारों जो थे सेनापति ये बहुत ही ईमानदार और वफादार थे अलाउद्दीन खिलजी के प्रति। इसको जहाँ भी अभियान करने अलाउद्दीन खिलजी भेजता था वो जाते थे और अलाउद्दीन को धन लूट लूट के देते थे, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी जो था वो पैसा
पैसा टैक्स उस आपको हम बताए थे कि उसने धन लूटने पे भी 80% क्या लगाया था टैक्स, कि अगर कोई भी व्यक्ति धन लूट कर आता है, धन लूट कर लाता है, तब वो आधा राजा को देगा। क्या करेगा? आधा राजा को देगा। तो ये पैसा कौड़ी लेवे में एक नंबर था। इसको कहीं से भी पैसा चाहिए, चाहे वो लूट का पैसा हो, चोरी का पैसा हो, कुछ का पैसा हो, पैसा लेने में ये आगे था। नहीं बोलता है बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो अलाउद्दीन खिलजी के लिए सबसे बड़ा क्या था बाबू? रुपया। तो देखिए इसके 4 वो कौन कौन से सेनापति थे जिसका भी हम इतना बड़ाई किए। देखिए पहला हो गया नुसरत खां। नुसरत खां हो गया आपका, मलिक काफूर हो गया, मलिक काफूर हमने बताया, जफर खां हो गया, उलू खां हो गया। ये सब कौन था? इसका एकदम प्रमुख, एकदम कहने जिगर का टुकड़ा सेनापति था। क्या था बाबू? सेनापति था। देखिए नुसरत खां गुजरात अभियान के लिए और राजस्थान अभियान के लिए भेजता है। अलाउद्दीन जो खिलजी जो था नुसरत खां को कहाँ भेजता है बाबू? तो गुजरात अभियान और राजस्थान अभियान करने के लिए भेजता है अलाउद्दीन खिलजी। किसको? नुसरत खां को। यानी कि हम कह सकते हैं कि नुसरत खां को उत्तर भारत जाकर लूट के, या कह सकते हैं उत्तर भारत लूटने का जिम्मेवारी दिया गया था। उत्तर भारत पे आक्रमण करने का जिम्मेवारी किस पे दिया गया था? तो नुसरत खां को। उत्तर भारत पे नुसरत खां को। गुजरात अभियान और राजस्थान अभियान, यही गुजरात अभियान में जो नुसरत खां था, जब गुजरात अभियान कर रहा था, गुजरात पे आक्रमण कर रहा था, वहाँ से धन लूट के ला रहा था, तवे वो की करता है गुजरात में एगो 1000 दिनार में, 1000 दिनार में, कितना दिनार में? आज कीजिए बाबू, 1000 दिनार में मलिक काफूर नाम के एक ट्रांसजेंडर को खरीद के लाता है। एक दास है। मलिक काफूर क्या होता है? दास होता है। लेकिन वो दास इतना वफादार और इतना पराक्रमी रहता है कि उसको जो अलाउद्दीन खिलजी होते हैं वो अपने सेनापति बना देते हैं। तो जो ये जो थे, इनको लाने वाले नुसरत खां थे। और नुसरत खां जो था वो किसको लाता है? 1000 दिनार में मलिक काफूर एक ट्रांसजेंडर को लेकर आता है। किसको लेकर आता है? ट्रांसजेंडर। इस ट्रांसजेंडर को पहले शुरू जब लेके आता है, तब उसको जो आपके अलाउद्दीन खिलजी जो थे वो किसको? तो रानियों के रक्षा के लिए इसको तैनात किया गया था कि अगर रानी पे नज़र रखिए, रानी पे क्या कीजिए? रक्षा कीजिए। अगर रानी को किसी प्रकार का दिक्कत होता है तो आप इसको संभालिए। क्योंकि ये जो अलाउद्दीन खिलजी जो था वो सब तरह से अपने, जैसे देखिए, जैसे आप रहेगा वैसा ही आप दूसरे के बारे में सोचिएगा। जैसा ये था कि धन लूट के, अपना ससुर का धन लूट के एने ओने कर दिया था, तो इसी कारण से ये पूरा एकदम अपना सेनापति पे नज़र रखता था और ऐसा ट्रेनिंग दिया था, अब उसके मन में ऐसा वफादारी पैदा किया था ताकि वो प्रॉब्लम उसके साथ ना हो। उसके बाद ये थोड़ा अलाउद्दीन खिलजी अलगे टाइप के आदमी था। ये जहाँ जाता था वहाँ किसी की रानी को अपनाना चाहता था, तो इसको डर रहता था कि मेरी रानी को भी कोई ना अपना ले। तो ये की करता है? दिमाग लगाता है। की करता है? दिमाग लगाता है। ये देखिए मलिक काफूर क्या था? ट्रांसजेंडर था। और इसको क्या करता है? रानियों के हराम में, रानियों का क्या करता है? रानियों के पास इसको क्या रख देता है कि रानी का तुम रक्षा करना। जितने भी उनके हराम में औरत रानियाँ होती थी उनका क्या करता था? रक्षा करता था मलिक काफूर। और रक्षा करते करते बहुत पराक्रमी था मलिक काफूर जो थे, वो भी बहुत अच्छा था आपका युद्ध करने में। तो इसको फिर धीरे धीरे ये क्या, तो सेनापति में ये घुसा लेता है। इसको फिर सेनापति बना देता है अलाउद्दीन खिलजी। मलिक काफूर को फिर क्या बना देता है? सेनापति। अब देखिए अलाउद्दीन खिलजी जो था वो क्या करता है? मलिक काफूर को बना दिया सेनापति। फिर जो मलिक काफूर को ये क्या भेजता है? फिर ये अभियान पे भेजता है। मलिक काफूर को ये अभियान पर भेजता है दक्षिण भारत। देखिए नुसरत खां को कहाँ भेजा था? उत्तर भारत भेजा था ना बाबू। नुसरत खां को उत्तर भारत भेजा था, लेकिन मलिक काफूर को दक्षिण भेजा था। ये उत्तर से लेके आया, ये जो नुसरत खां उत्तर गया जीतते ले, और उत्तर से लेके किसको आया? आपका मलिक काफूर को। और इसको फिर राजा दक्षिण भेज दिया कि तुम जाओ, उत्तर से आया, तुम जाओ दक्षिण पे आक्रमण करो और दक्षिण से हमको धन लूट कर लेकर आओ। तो देखिए
ट्रिक हुआ ने, उत्तर से आया ही, उत्तर से आया और दक्षिण में गया लड़ने, उत्तर से इसको लाया गया और दक्षिण में इसको भेजाया गया, काहे लगी, लड़ाई करे लगी। तो मलिक काफूर जो था क्या था, दक्षिण भारत पे आक्रमण करता, इसका विशेष मोटिव था दक्षिण भारत से धन लूट कर लाना। क्या करना बाबू, धन लूट कर लाना और साम्राज्य विस्तार भी कर ही रहा था। देखिए जो मलिक काफूर था वो कहाँ कहाँ आक्रमण करता है, देवगिरी, देवगिरी पे ये आक्रमण करता है, जिसके जो राजा होते हैं, जिसके राजा कौन होते हैं, रामचंद्र देव। राजा कौन होते बाबू, रामचंद्र देव, इसके यहाँ के राजा होते हैं। उसके बाद ये फिर कहाँ आक्रमण करता है, वारंगल पे आक्रमण करता है। वारंगल के राजा प्रताप रुद्र देव थे। क्या कौन थे, प्रताप रुद्र देव। वारंगल का राजा कौन थे, वारंगल का राजा प्रताप रुद्र देव थे। जो प्रताप रुद्र देव थे, जो वारंगल के राजा थे, उन्होंने ही क्या किया था, अपनी प्रतिमा को, अपने प्रतिमा मतलब अपन मूर्ति, अपन सोना के मूर्ति, अपना सोना के प्रतिमा को बनवा कर उसको जंजीर में लपेट के किसको दान दिए थे बाबू, तो अलाउद्दीन खिलजी को दान में दिए थे। और कोहिनूर हीरा, कोहिनूर हीरा कौन दिया था, तो आपके वारंगल के राजा प्रताप रुद्रदेव। कौन, तो प्रताप रुद्रदेव। ये जो थे देवगिरी के राजा, इनकी बहादुरी से ये बहुत ही प्रसन्न होते हैं और इनको क्या दे देते हैं, एक छोटा सा क्या दे देते हैं, छोटा सा रियासत दे देते हैं, किस पे, राज करने के लिए। इसको किसको, तो देवगिरी के राजा को। उसके बाद देखिए होसल वंश, होसल वंश, होसल वंश के राजधानी, होसल वंश के राजधानी द्वार समुद्र। होसल वंश के राजधानी कहाँ था, द्वार समुद्र। लेकिन जो मलिक काफूर था द्वार समुद्र को नहीं जीत पाता है, मतलब होसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र को नहीं जीत पाता है। किसको, तो द्वार समुद्र को नहीं जीत पाता है। पांडवंश की राजधानी मदुरई, पांडवंश की राजधानी क्या था, मदुरई। पांडवंश की राजधानी मदुरई, मदुरई को ये जीत लेता है। उसके बाद देखिए जफर खां, उसके बाद अगला कौन है, जफर खां। अगला जफर खां, जफर खां को रक्षा के लिए रखा गया था। जफर खां को किसके लिए रखा गया था बाबू, रक्षा के लिए। ये दोनों के तो भेज, एगो के उत्तर भेज दिया, एगो के दक्षिण भेज दिया, लेकिन रक्षा के लिए भी तो रहना चाहिए। तो मंगोलों के आक्रमण से रक्षा करने के लिए जफर खां को रखा जाता है। नुसरत खां के साथ उल्लू खां भी जाता है गुजरात अभियान पे, ही ध्यान में रखिएगा। तो मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए, मंगोलों से रक्षा करने के लिए जफर खां को रखा गया, मतलब रक्षा के लिए जफर खां को रखा गया। किसके, तो मंगोलों के आक्रमण से, क्योंकि ज़्यादा सर्वाधिक मंगोलों का आक्रमण जिस राजा के समय हुआ, जिस सुल्तान के समय हुआ, वो कौन थे, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी एकदम आजिज हो गया था मंगोलों से। क्या हो गया था, एकदम आजिज, एकदम हमेशा मंगोलों का आक्रमण होता ही रहता था। किसके शासनकाल में, तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। तो क्वेश्चन आएगा, जफर खां जो था मंगोल आक्रमण के खिलाफ अलाउद्दीन के साथ आक्रमण किया, मतलब जो जफर खां थे और अलाउद्दीन खिलजी जो थे मंगोलों से क्या करते हैं, लड़ाई करते हैं। और मंगोल आक्रमण करता है तो क्या करते हैं, उससे लड़ाई करते। कौन, जफर खां और अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद देखिए, लेकिन क्या होता है, मंगोल जीत जाता है। क्या होता है बाबू, मंगोल जीत जाता है और जफर खां की मृत्यु हो जाती है 1299 ईस्वी में। 1299 ईस्वी में किसकी मृत्यु हो जाती है बाबू, तो जफर खां की मृत्यु हो जाती है 1200 आपका कितना ईस्वी में, तो 99 ईस्वी में। देखिए चारों सेनापति की तुलना पैगंबर के खलीफा से किया। देखिए आपके इस्लाम धर्म में पैगंबर होते हैं, क्या होते हैं, पैगंबर। तो वो जो पैगंबर होते हैं ने, तो वो पैगंबर जो थे अपने जितने भी चार गो उनका क्या था, परम शिष्य था, उसको वो पैगंबर घोषित करते हैं। वैसे ही जैसे इस्लाम धर्म में जो किया जाता है, तो वही से वो प्रेरणा लेके जो किया आपका अलाउद्दीन खिलजी जो था, अपने चारों सेनापति को इतना मानता था कि इसकी तुलना पैगंबर के खलीफा से कर दिया गया। ये जो पैगंबर जो थे इस्लाम धर्म में हजरत मोहम्मद अली ऐसे करके पैगंबर होते।
आपका देखे होंगे, आप नाम सुने होंगे कि इस्लाम धर्म की वो हमारे पैगंबर हैं। तो पैगंबर ने, जो पैगंबर जो थे, असली पैगंबर, ये तो नाम पे रखा है, असली जो पैगंबर थे उनके भी 4 गो बहुत अच्छा कौन थे, 4 गो उनका भी बहुत अच्छा मानते थे, अपना शिष्य मानते थे। उनको वो क्या घोषित कर दिए थे, खलीफा। तो उन्हीं से ये प्रेरणा लेके, उन्हीं को ये देखकर कि देखिए वो इतना मानते थे, वैसा ही तो हम भी अपने सेनापति को मानते हैं, और हमारे कारण एक सेनापति क्या हुआ, शहीद भी हो गया, और हम जो बोलते वो हमारा सेनापति करता है। तो इसीलिए वो क्या करते, चारों सेनापति की तुलना पैगंबर के खलीफा से किया। कौन किया, अपना जो चारों सेनापति का जो तुलना किससे करता है बाबू, तो पैगंबर के खलीफा से करता है। और देखिए अंतिम मंगोल आक्रमण 1307 में हुआ। अंतिम मंगोल आक्रमण कब हुआ, 1307 में हुआ। मंगोल तथा सल्तनत के बीच सिंधु नदी की सीमा कर दे दी गई। देखिए अलाउद्दीन खिलजी इतना परेशान हो गया था, इतना आजिज, जैसे देखिए दूगो आप देखते होंगे बंटवारा काहे किया जाता है, ज़्यादा कचकच होवे लगता है, ज़्यादा लड़ाई होवे लगता है, तो की करता है, बीच में क्या दीवार दे देता है कि चलो तुम ऊ पार रहना, हम ई पार रहेंगे, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, नहीं तुम ई पार झाँकना कि एकर कढ़ाई में कौची सब्जी बन रहा, नहीं हम तुम्हारा कढ़ाई में झाँकेंगे, लड़ाई नहीं होगा कि। तो यही काम कौन करता है, आपका सल्तनत काल के राजा सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और मंगोलों के बीच। जैसे देखिए मंगोल हो गया और अलाउद्दीन खिलजी हो गया, मंगोल और अलाउद्दीन खिलजी के बीच, मतलब सल्तनत काल और मंगोल के बीच सिंधु नदी का, सिंधु नदी को क्या माना जाता है, सीमा। क्या माना जाता है बाबू, सीमा। तो देखिए अंतिम मंगोल आक्रमण 1307 में हुआ। आपको क्वेश्चन आएगा कि अंतिम मंगोल आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ, तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुआ था। कब हुआ था, 1307 में। मंगोल तथा सल्तनत के बीच सिंधु नदी की सीमा खींच दी गई। जो मंगोल और सल्तनत के बीच किस नदी को सीमा रखा गया, तो सिंधु नदी के। अगर आएगा क्वेश्चन कि मंगोल और सल्तनत काल के बीच किस नदी को सीमा रखा गया, तो रखा गया आपका सिंधु नदी के किनारे। इतना हो गया। अब देखिए एक टॉपिक हम आपको अब लास्ट में बताते हैं। देखिए अलाउद्दीन खिलजी जो था स्वयं से, ये तो कहीं आप सेनापति को भेजकर या कहीं सेनापति के साथ जाकर या ज़्यादातर अभियान उसने सेनापति के द्वारा करवाया, लेकिन एक जगह अलाउद्दीन खिलजी स्वयं जाता है। पता है वो आपको कौन सा जगह होता है, वो जगह होता है चित्तौड़। चित्तौड़ पे आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी स्वयं करता है 1303 में। और ऐसा इतिहासकार मानते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो चित्तौड़ पे आक्रमण किया था वो सिर्फ किसके, तो पद्मावती रानी के कारण किया था। किसके कारण, तो रानी किसके, पद्मावती, रानी पद्मावती के लिए किया था। अब कहेगा उसको की गरज बनता है। देखिए आपको हम कहवे किए कि ये जो राजा जो था वो बहुत ही पगला था। क्या कर सकते हैं, देखिए ये रानी जो पद्मावती थी एक राजपूत घराने की थी, और ये रतन सिंह, ये कह सकते हैं रतन सिंह की क्या थी, वाइफ थी। कौन, रानी पद्मावती। रानी पद्मावती क्या थी, रतन सिंह की वाइफ थी। मतलब चित्तौड़ की महारानी कौन हो गई, पद्मावती, और चित्तौड़ के राजा रतन सिंह थे। ये अलाउद्दीन खिलजी ने क्या करता है, ये रानी पद्मावती को अपनाने की चाह में, उसको अपना बनाने के चाह में वो क्या करता है, उस पर आक्रमण कर देता है। कहाँ, तो चित्तौड़ पे आक्रमण कर देता है। कब, 1303 में। वो कहता था कि अगर हम चित्तौड़ पे आक्रमण कर लेंगे और चित्तौड़ को जीत लेंगे तो ऑलरेडी हमारी रानी कौन बन जाएगी, पद्मावती बन जाएगी। इस पे एक मूवी भी बनी है पद्मावती, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। हिस्टोरिकल मूवी है, अच्छा मूवी है। तो वो जो अलाउद्दीन खिलजी जो आक्रमण करता है, तब अलाउद्दीन खिलजी और राजा रतन सिंह दोनों में भीषण युद्ध होता है, बहुत ज़्यादा युद्ध होता है। देखिए अलाउद्दीन खिलजी जो था वो क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी और रतन सिंह दोनों क्या कर रहे थे, एक दूसरे से आपस में लड़ रहे थे। ना कोई सेना लड़ रहा था, ना कोई सैनिक लड़ रहे थे, वो दोनों आपस में लड़ रहे थे। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी पहले ही षड्यंत्र रच चुका था। अलाउद्दीन खिलजी कहा था कि जैसे ही अगर हम हारने लगे,
उन अपना सेनापति मलिक काफूर को वो कह दिया था कि अगर हम हारने लगे तो तुम क्या करना, उसको पीछे से आके तीर मार देना। किसको? रतन सिंह को। मतलब पूरा तैयारी करके गया था रतन सिंह के मारे के। तो जब अलाउद्दीन खिलजी जब हारने लगता है, जब क्या करने लगता है बाबू, हारने लगता है, तब मलिक काफूर आकर रतन सिंह के पीठ पे तीर मार देते हैं और रतन सिंह वहीं पे शहीद हो जाते हैं। बाबू क्या हो जाते हैं? शहीद हो जाते हैं। तब जो अलाउद्दीन खिलजी होता है वो कहाँ? चित्तौड़ पे आक्रमण करता है। किसके चाह में? तो महारानी पद्मावती के चाह में चित्तौड़ पे आक्रमण करता है। और जैसे ही वो चित्तौड़ पहुंचने वाला था, वैसे ही पहले से ही महारानी पद्मावती और वहाँ की जितनी भी औरत थी वो सिर्फ महारानी पद्मावती के चाह में गया था कि हम आपका चित्तौड़ जीत के उसको हासिल कर लेंगे। लेकिन सोचिए, वो महारानी पद्मावती को तो छोड़ो, उनकी दासी को भी वो क्या नहीं कर सकता, ना तो वो छू पाता, ना ही तो उनको पूरा आंख उठाकर देख पाता है। क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी को आक्रमण करने से पहले ही वहाँ की जितनी महिला थी, जितनी महिला दास से जो भी महिला थी आपका महल के अंदर, और रानी पद्मावती सब मिलकर जौहर का निर्माण करती, यानी कि अग्निकुंड जैसा बनाती है। और सभी रानियां और वहाँ की सभी दासियां मिलकर उस जौहर में आत्मसमर्पण कर देती है। अपना मान सम्मान और अपने चरित्र को बचाने के लिए उस जौहर में कूद जाती है। क्या करती है? कूद जाती है। तब देखिए, जब रानी पद्मावती के पाने के लिए वो अलाउद्दीन खिलजी क्या किया था? आक्रमण किया था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी जीत के भी हार गया ना बाबू। जब उसको जो वो चाह था उसको मिला ही नहीं। यह होती है असली महिला और यह होता है लॉयल्टी। आज का जो जनरेशन है जो कहाँ जा रहा है, और देखिए इतिहास उठाकर देख सकते हैं आप कि उतनी बड़ी रानी होते हुए क्या की अपनी दासी को भी एक अंग्रेज, एक मुस्लिम शासक के हाथ में ना आने दी और अपने आप को आत्मसमर्पण कर ली, सिर्फ वो अपने आप को बचाने के लिए। इसीलिए हम लोग को प्रेरणा लेना चाहिए, जितनी भी लड़कियां हैं उन्हें प्रेरणा लेना चाहिए कि सबसे बड़ा क्या होता है बाबू? हमारा सबसे बड़ा मान सम्मान और हमारा चरित्र होता है। क्या होता है? मान सम्मान और हमारा चरित्र होता है। एक बार अगर पैसा चला जाता तो वापस आ जाता है, लेकिन ऐसे हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि अगर एक बार हमारा कैरेक्टर चला जाता है तो वापस नहीं आता है बाबू। इसीलिए आप लोग इसको ध्यान में रखिए। आज हम जो था आपका अलाउद्दीन खिलजी समाप्त होता। अगर आपको ऐसा ही वीडियो देखना है तो प्लीज़ बाबू हमारे वीडियो को सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।